जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों, लेक्चर नंबर 59 है जी। इन्वेंटरी का चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है जी? कल हमने मोटी मोटी सी बातें डिस्कस की थी। मैंने कहा था जी इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करने के ना दो सिस्टम्स हैं। कितने हैं बच्चों? एक परपेचुअल और एक और आपसे ये अर्ज की थी जो पीरियोडिक है, नाम से पता चल रहा है इसमें हमें इन्वेंटरी का कब पता चलेगा, यानी कितनी पड़ी है, कैसे कब पता चलेगा? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। ऐसी है बच्चों। वो खर्चा कितना हो गया, एक्सपेंस कितना है, उसका भी क्या पता चलेगा? बोलो अकाउंटिंग, सारा कुछ अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे पता चलेगा। लेकिन बच्चों परपेचुअल सिस्टम ऐसा है जिसमें हमें आनिया का मतलब है जब परचेजेस करते हैं तो स्टॉक बढ़ता है, जब इश्यूएंस करते हैं स्टोर से चीजें इशू होती हैं, स्टोर के अंदर जब चीजें आती हैं स्टॉक बढ़ता है, जब जाती हैं जिस मर्जी वजह से जाएं बच्चों स्टॉक क्या हो जाएगा? कम। और एंड पे जितनी चीजें आई गई जो भी हो रहा है एंड पे नहीं बल्कि साथ साथ आपको क्लोजिंग इन्वेंटरी का हर वक्त क्या होगा बच्चों? पता होगा। एक्सपेंस का भी पता होगा, सारा कुछ पता होगा। ये कौन सा सिस्टम है? कैसे पता चलेगा अभी इंशाल्लाह बताता हूं। ये बात समझ आती है? अगली बात बच्चों, अब फिर आपसे अर्ज की थी कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होंगी जब परचेजेस करते हैं, तो कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड होंगी, ये वाली भी बात कर ली थी। ये तो तकरीबन 99% वो चैप्टर नंबर 6 से रिलेट करता था ना। वो जब हमने डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था उसमें भी कॉस्ट आई थी ना जी। लेकिन वो कॉस्ट थी किसकी? नॉन करंट एसेट की। ये कॉस्ट किसकी है? इन्वेंटरी की, परचेजेस की, सही है, गुड्स की। ओके बच्चों, अच्छा अब आप आए, ये जरा एक सरसरी सी नजर पढ़ लें। ये वैसे आपको पता ही होगा, ये पहले भी कई दफा पढ़ा है। एनी अनसोल्ड, ये सारी चीजें ना बच्चों जो आपने बेचने की नीयत से खरीदी उसको हम क्या कहते हैं जी? स्टॉक कहते हैं। और ये करंट एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, सही है ना? और बच्चों यहां फिर किसमें? करंट एसेट में रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसका एक और नाम है बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। ये बातें हमने चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी, याद होगा आपको। अच्छा जी, कहता एनी एसेट डेजिग्नेटेड हेल्ड फॉर सेल, कहता एक एसेट है उसको आपने बेचने की नीयत से नहीं खरीदा था बल्कि पहले खुद इस्तेमाल कर रहे थे, और अब आपने कह दिया फॉर एग्जांपल ये एसी है, अब आपने डिसाइड किया 4-5 सालों के बाद इस एसी को हमने बेच देना है। कहता ये आपका स्टॉक नहीं है, कहता काउंटिंग पीरियड के एंड पे आपके पास पड़ा हुआ है। कहता ये हेल्ड फॉर सेल है, ये खरीदा बेचने की नीयत से नहीं था। भाई कोई भी चीज है आप उसको बेच सकते हैं, लेकिन वो चीज जो बच्चों आपने खरीदी ही बेचने की नीयत से हो वो काउंटिंग पीरियड के एंड पे है तो वो स्टॉक है। कहता अगर कोई ऐसी चीज जिसको आपने हेल्ड फॉर सेल अब बेचना है बट नॉट इन द ऑर्डनरी कोर्स, कहता लेकिन खरीदा बेचने की नीयत से नहीं है, कहता इज नॉट क्लासिफाइड एज। ओके बच्चों, ये तो मेरा ख्याल पहले भी शायद आपको पता हो। अच्छा, फिर आपसे अर्ज की थी कि दो सिस्टम्स हैं। कितने सिस्टम हैं? सिस्टम है रिकॉर्ड करने की इन्वेंटरी को दो। कितने हैं बच्चों? जी। परपेचुअल पहले पढ़ लें। कहता इन दिस सिस्टम, इधर देख भाई इधर, इन दिस सिस्टम आफ्टर हर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन कैसे होती है इधर मैं दिखाता हूं आपको। टेबल टेबल जो है ना, टेबल से आपको समझाऊंगा। कहता वेदर, चाहे परचेज हो, परचेज की वजह से मुझे बताएं स्टॉक बढ़ेगा कम होगा? बताओ। शाबाश, वेल डन। परचेज रिटर्न की वजह से, शाबाश शाबाश। सेल की वजह से कम। इश्यूएंस, मैंने सेल स्लैश इश्यूएंस इसलिए लिखा है बच्चों, बच्चे ये समझते हैं सिर्फ सेल की वजह से क्या कहते हैं स्टॉक कम होता है। भाई इश्यूएंस के अंदर सेल ऑटोमेटिकली कवर होती है। इश्यूएंस ब्रॉडर कैटेगरी है या सेल? इश्यूएंस, इश्यूएंस का मतलब है चाहे सेल कर दें, चाहे आप मार्केटिंग के लिए आपने चीजों को दे दिया, चाहे ऑनर घर ले गया, चीजें तो इशू हुई है ना स्टोर से। जी जी जी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, स्टोर में चीजें पड़ी हैं, स्टोर से कम होगी बस, सादा। आपको पता हम सादा लोग हम इतनी की बातें नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट। अच्छा, सेल रिटर्न की वजह से मुझे बताओ क्या होगा बच्चों? सेल रिटर्न की वजह से इंक्रीज होगा, चीजें आ गई ना वापस। कहता जो मर्जी हो जाए, कहता साथ साथ इसमें क्या होती है? बैलेंस अपडेट होता है। क्या होता है बच्चों? कहता इन्वेंट्री अकाउंट, इसे लेजर कार्ड कहते हैं। लेजर कार्ड बनता है इसमें, परपेचुअल में ना जरा बड़ा लंबा चौड़ा कार्ड होता है, वो बनता है। मैं शक्ल दिखा देता हूं, रेलिवेंट नहीं है आपसे, लेकिन मैं शक्ल दिखा देता हूं होता क्या है। कहता इज अपडेटेड,
बनाया हुआ है, आपको दिखा भी देता हूं, लेकिन ना भी हो तो गुजारा हो जाएगा, रेलिवेंट नहीं है लेकिन दिखा देते हैं क्योंकि ना कैथ 3 में बहुत डिटेल में जाके आपने पढ़ना है। ये पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम बैलेंस आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन इज नॉट, हाईलाइट कर लें जो मैंने हाईलाइट किया एज इट इज, आपने भी वो हाईलाइट कर लेना है। जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं आपने भी एज इट इज वही हाईलाइट करनी है। कुछ बच्चों ने सारी किताब हाईलाइट की होती है, इसका मतलब ये होता है जो अनहाईलाइटेड है वो फिर इंपॉर्टेंट है। फिर यही हुआ ना बच्चों, काम की बात हाईलाइट करते हैं जी, ताकि जब आपको दोबारा रिवाइज करना पड़े तो नजर ही हाईलाइटेड एरिया पे जाए। जी बच्चों, इन दिस सिस्टम, सिस्टम को हाईलाइट करें और लिखें जी ट्रांजैक्शन, इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट कहता, बट आप पीरियोडिक एडजस्टमेंट, पीरियोडिक एडजस्टमेंट बताएं मुझे क्या होती है। अब आप माशाल्लाह आपने काउंटिंग काफी पढ़ ली है, पीरियोडिक एडजस्टमेंट बताएं। हमने चैप्टर 4 में भी सीखी थी पीरियोडिक एडजस्टमेंट। एंड पे आके, पीरियड एंड पे आके एडजस्टमेंट करने को कहते हैं पीरियोडिक एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? जर्नल एंट्री, एंट्री 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 जी, हाँ जी। इधर तो खैर ये होगी है एंड पे एक दफा ना। पीरियोडिक एडजस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ, ये पेपर में 2 नंबर के एमसीक्यू आ सकते हैं, पहचान डिफरेंस पूछ सकता है आपसे। कहता है पीरियड माइट भी 12 महीने का हो सकता है, 6 का, 3 का, या फिर वो वेरी करेगा ना डेटा किसका दिया हुआ है। डन मेरे भाई, डन। अच्छा जी, अब आप आए बच्चों, इधर आओ बच्चों, इधर आओ बहुत तवज्जो से। अब सिस्टम 2 हैं, कितने सिस्टम हैं? मैं आपको टाइम दे दूंगा बनाने का, मैं आपको टाइम दूंगा, पूरा टाइम दूंगा आपको कि आप नोट कर लें, अभी समझ लें फिलहाल। सिस्टम परपेचुअल है और क्या है बच्चों? मजे की बात यह है परपेचुअल में आगे 2 मेथड्स हैं, इधर भी 2 मेथड्स हैं, इधर भी नाम सेम है, इधर भी नाम सेम है। परपेचुअल में 2 मेथड्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट। अब मसला पता क्या था, इधर मेरी बात सुनो, चाहे परपेचुअल सिस्टम है चाहे पीरियोडिक है, चीजें आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, जा रही हैं, आनियां जानियां, आनियां जानियां, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बिजनेस के लिए यह हिसाब किताब लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारे पास एंड पे चीजें पड़ी कौन से वाली हैं। ये तो खैर उसे पता होता है पड़ी कौन सी है, कितने यूनिट्स पड़े हैं ये उसे पता होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, हम परफेक्ट इकोनॉमी में रह रहे हैं? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, क्या हम परफेक्ट इकोनॉमी में रह रहे हैं? नहीं बच्चों, आए दिन चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। खैर कम हमारे हाथ नहीं होते, लेकिन चलो मैं एजम्पशन लेता हूं, चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब मसला एक आएगा बच्चों, एंड पे आके जो आपका क्लोथिंग स्टॉक पड़ा हुआ है ये किस रेट पे पड़ा हुआ है? यूनिट्स का तो पता होगा आपको, यूनिट्स का तो मसला ही नहीं होता ना यार। 1000 यूनिट्स हैं, 500 मजीद आपने परचेज किए, इशुएंस होगी 200 की, तो बताओ कितने पड़े हुए हैं? 1300। और यार ये किस रेट पे पड़े हैं ये मसला है। अगर तो रेट चेंज ही नहीं हो रहा, अगर तो रेट चेंज नहीं हो रहा तो भाई इन मेथड्स की जरूरत ही नहीं है, वो परपेचुअल में होता है ना। अच्छा जी, और उसमें भी मसला है, उसमें फॉर्मूला होगा ना जिससे अपडेट होगा। अच्छा, अगर तो एक ही प्राइस पे चीजें ली जा रही हैं, इशुएंस है, चेंज ही नहीं हो रहा रेट, तो भाई फिर तो चाहे परपेचुअल है चाहे पीरियोडिक है, मेथड्स की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा होता है मुझे बताएं? पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में रेट ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है भाई? हमें क्या करना पड़ेगा भैया? रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तो यूनिट्स है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट पर यूनिट, जो कि रुपीस में आएगा। फिर जाके हमारे पास क्या आएगा? क्लोथिंग स्टॉक। क्या आएगा? 1300 यूनिट्स हैं, एक यूनिट 10 रुपए का है। ये तो मैंने आपको फौरन बता दिया ना, 10 रुपए का, 10 रुपए का रेट है जी पर यूनिट। मुझे बताएं 13,000 रुपए के क्लोथिंग स्टॉक आ गया। लेकिन ये तो आपको बड़ी आसानी से रेट पता चल गया, आपने कहा ना ले सर एक्चुअल कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। इतने ज्यादा यूनिट्स हैं, इतने ज्यादा यूनिट्स हैं, यूनिट्स आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, तो एक ऐसा कोई तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा, एक ऐसा मेथड लेके आना पड़ेगा जो हमें ये बताए कि भाई क्लोथिंग स्टॉक किस रेट पे पड़ा हुआ है। ठीक है,
अब हम करने क्या लगे हैं ये बताओ मुझे। यूनिट्स का मसला नहीं है, यूनिट्स तो पता होते हैं हमें कितने यूनिट्स हैं, करने क्या लगे हैं, करने क्या लगे हैं, रेट फाइंड करना है। अब रेट फाइंड करने के लिए परपेचुअल में भी 2 मेथड्स हैं और पीरियोडिक में भी। ओके बच्चों, ये बात क्लियर हुई। रेट फाइंड क्यों करना है ये बात, भाई रेट फाइंड करेंगे तो यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करके क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना। अच्छा जी, फिर एक और बात भी है, रेट फाइंड करेंगे तो पता चलेगा ना इशुएंस कितने पे हो रही है, कौन से यूनिट्स इशू हुए हैं और कितने पे हुए हैं। बात समझ आई बच्चों? अच्छा जी, आगे चलें बच्चों। अब आपको बताता हूं मेथड्स कौन से हैं। ये ना ये बंद कर दो भाई। मेथड्स कितने हैं, क्या बच्चों मेथड्स कितने हैं? 2 मेथड्स हैं, एक है बच्चों फाइफो और दूसरा क्या है, बच्चों एवको। दूसरा क्या है बच्चों, एवको। इसे वेटेड एवरेज भी कहते हैं, इसे वेटेड एवरेज भी कहा जाता है, 2 नाम है इसके। भाई फाइफो मेथड ये कहता जो पहले आया वो पहले चला गया। कहता आपके पास चीजें पहले पड़ी थी, मजीद आ गई। कहता कुछ इशुएंस हो गई, एंड पे ये 1300 यूनिट्स पड़े हैं। कहता जो पहले आए होंगे ना यूनिट्स, आपने अजम्पशन ये लेनी है वो पहले चले गए हैं, वो पहले इशू हो गए हैं। जो पहले आएंगे वो पहले इशू हो जाएंगे, ये अजम्पशन लेनी है आपने। सही है जी, ये फाइफो मेथड कहता है। कौन सा मेथड कहता है? परपेचुअल में फाइफो मेथड, पीरियोडिक में भी मेरे भाई फाइफो मेथड। क्या है बच्चों, ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती? चाहे आप कैलकुलेशन करें परपेचुअल में फाइफो के मुताबिक, चाहे पीरियोडिक में तो खैर एंड पे होती है ना, इधर साथ साथ होगी। साथ साथ कैसे होगी, अभी लेजर कार्ड देखते हैं। चाहे आप परपेचुअल में फाइफो की कैलकुलेशन करें, चाहे पीरियोडिक में फाइफो की कैलकुलेशन, मुझे बताएं जवाब पे कोई फर्क आना चाहिए। भाई जिस मर्जी सिस्टम के अंदर फाइफो के मुताबिक कैलकुलेशन कर लें, जवाब पे कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स आपके पास होंगे जो पहले चले गए, मतलब है आपने जो पहले चीजें खरीदी थी बच्चों, वो खरीदी थी 10 रुपए पे। अगले वाली जब शिपमेंट आई, परचेज आई, वो 15 रुपए पे। अगली वाली जब आई वो कितने पे है, 18 पे। फॉर एग्जाम्पल चलो 20 कर लो। एंड पे जो यूनिट्स पड़े होंगे वो लेटेस्ट वाले पड़े होंगे, पहले वाले अजम्पशन लेंगे कि वो चले गए हैं। जवाब कभी भी चेंज नहीं होगा, जवाब कभी भी चेंज नहीं होगा। जी जी, किसमें वो दोनों में चेंज होता है भाई। हाँ जी, एंड पे करेंगे तो एंड पे जब करेंगे तो हमारे पास, एंड पे जब करेंगे कैलकुलेशन तो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे। अजम्पशन क्या लेंगे, आखिरी जो शिपमेंट आई है इसमें से यूनिट्स बचे हैं, पहले वाले चले गए हैं। तो कैसे लॉजिकली सोचो, चाहे साथ साथ रेट कैलकुलेट करो, चाहे एंड पे एक दफा रेट कैलकुलेट करो, क्या जवाब आपका चेंज आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। देखो ना, अजम्पशन ये होती है कि चाहे ये वाला सिस्टम हो चाहे ये वाला हो, फाइफो ये कहता है आपके पास टोटल यूनिट्स जी आपके पास 1000 यूनिट्स पड़े हुए थे, 500 आपने मजीद क्या कर लिए बच्चों, 1000 यूनिट्स आपके पास ओपनिंग में पड़े थे। किस में पड़े थे? आपने परचेज किए बच्चों कौन कितने यूनिट्स, और ये आपने क्या कर दिए, आपके पास क्लोजिंग में यूनिट्स कितने हैं, ये मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं, 1300। क्या बच्चों, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो। अब ये 1300 किस में से हैं बोलो? लेटेस्ट कितने हैं? 500। और बाकी 800 किस में से होंगे? जो 200 चले गए हैं वो कौन से वाले हैं? सही है ना? और आइए समझ, जो यूनिट्स पड़े हुए हैं वो लेटेस्ट में से पड़े हैं, लेकिन लेटेस्ट में तो 1300 है ही नहीं, वो तो 500 है। बाकी किस में से होंगे? अब ओपनिंग की वो तारीखें दी होती है ना, वो तारीखें आएंगी तो सवाल मजीद क्लियर होगा। समझ आई फाइफो की? अच्छा, अब वेटेड एवरेज में आओ जी। परपेचुअल में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला कुछ और है, इधर फॉर्मूला बच्चों कुछ और है। पीरियोडिक में बहुत सिंपल है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ऐसे जवाब आ जाएगा। परपेचुअल में साथ साथ रेट अपडेट होने की वजह से आपको हर दफा वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? इधर आपको रेट निकालने के लिए वेटेड एवरेज करना पड़ता है, इधर भी आपको क्या करना पड़ता है, इधर तो एंड पे जाके एक ही दफा वेटेड एवरेज करेंगे ना,
इधर बच्चों साथ साथ रेट अपडेट होगा, साथ साथ करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर इधर भी तो साथ साथ करना पड़ता है, हाँ इधर भी साथ साथ करना पड़ता है। अभी मैं लेजर कार्ड आपको दिखाऊंगा ना, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। फिलहाल इतना समझ लें, फाइफो मेथड क्या कहता है बताएं। हाँ, जो पहले आएगी पहले जाएगी। एवको क्या कहता है, वेटेड एवरेज करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, एक और छोटा सा सवाल का जवाब दे दें भाई। चाहे पर ये मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं, चाहे परपेचुअल सिस्टम हो चाहे पीरियोडिक हो, फाइफो का जवाब हमेशा, बस इस बात को याद कर लो, प्रूफ भी कर लेंगे इंशाल्लाह। अब आओ लेजर कार्ड दिखाता हूं आपको। अच्छा नहीं सॉरी, पहले ये ड्रॉ कर लो, पहले ये ड्रॉ कर लो, आपको पता चले। पेपर में सवाल आता है सिस्टम्स कितने, आपने कहना 2, कहता मेथड्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। करो जी ड्रॉ करो सिस्टम्स, पहले लिखो जी सिस्टम। इन्वेंटरी सिस्टम कर लो, इसे करो इन्वेंटरी सिस्टम। क्या करो बच्चों, वो क्या करो अक्लमंदो, इन्वेंटरी सिस्टम हो भाई। इन्वेंटरी को अकाउंट फॉर करने के सिस्टम है ना, इन्वेंटरी को काउंट करने के सिस्टम है चांद। इन्वेंटरी सिस्टम कितने सिस्टम है बच्चों, 2। 3 कहां से आ गया हमारे जी, और मेथड्स कितने हैं, वो भी 2। लिखो जल्दी करो, लिखने के बाद ऐसे, ये पुप्पो नहीं लिखा हुआ मैंने, 5 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं इसको। नहीं समझे बात, ओके है। चलो आप जरा तैयार हो जाओ, आपको लेजर कार्ड दिखाते हैं। लेजर कार्ड सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। रेट कैसे अपडेट होता है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जरा अपडेट हो, बस इस और कोई मकसद नहीं है लेजर कार्ड दिखाने का। जी जी हाँ जी, कंपनी की एग्जांपल देते हैं आपको, बर्जर की दे देते हैं, शकरगंज की दे देते हैं आपको, लेकिन वो समय नहीं आती ना, वो समय नहीं आती ना। फिर मैंने तो तकरीबन कोई 8-10 मैन्युफैक्चरिंग ऑडिट किया हुआ है, लेकिन जब आप बच्चे को इस लेवल पे आके एग्जांपल देते हैं नहीं समझ आती उसे डेली लाइफ की एग्जांपल देनी चाहिए, आसान एग्जांपल देनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इस तरह की एग्जांपल देंगे ना, नेस्ले का भी हमने ऑडिट किया था जी, लेकिन वो मसला ये है ना, जब आप इस लेवल पे बच्चे को एग्जांपल देते हैं, बच्चे का नॉलेज अपडेट होता है, पेपर की तैयारी नहीं होती जान। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। आप भी कहेंगे यार सर ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी कंपनीज को ऑडिट किया, लेकिन उससे तारीफ तो करेंगे लेकिन आपको फ़ायदा कोई नहीं होगा, पेपर नहीं पास होगा जी। चलें आ जाओ बच्चों, ये समझ आ गई बच्चों आपको, ये भी समझ आ गई बच्चों। अच्छा अब जरा लेजर कार्ड देखते हैं। लेजर कार्ड परपेचुअल में बनेगा या पीरियोडिक में, ओए ओए खुदा का खौफ करो, ए मरो। पीरियोडिक के अंदर तो एंड पे एक ही दफा कैलकुलेशन होती है, उसमें लेजर कार्ड बैलेंस कहाँ अपडेट होना है मुझे बताओ। लेजर कार्ड बनता कब है पहले ये बताओ, जब आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस अपडेट करना है। तो बैलेंस अपडेट होता कब है बताओ, परपेचुअल में। पीरियोडिक में तो बैलेंस अपडेट नहीं होगा, वो तो एंड पे एक ही दफा जाके पता चलेगा बस आपको। अब आप इधर आओ बच्चों, ये है परपेचुअल, ये क्या है बच्चों, मेरे साथ रहना है, पहले समझना है फिर आगे जाके आपने करना है जो भी करना है। इधर देखो वरना समझ नहीं आएगी। ये है जी परपेचुअल फाइफो, क्या है बच्चों, सबसे पहले बच्चों इसके 3 बड़े कॉलम्स हैं। कितने बड़े कॉलम्स बनेंगे, एक कॉलम बनेगा परचेजेस का या रिसीट का, जो चीजें रिसीव होती हैं ना स्टोर के अंदर आती हैं, इस वजह से यूनिट्स बढ़ रहे होंगे, ठीक है जी। एक कॉलम बनेगा इशुएंस का, किसका बच्चों, परचेजेस और ओपनिंग का एक कॉलम बन जाएगा। उसके बाद इशुएंस का कॉलम बनेगा, किसका बनेगा, इशुएंस का। इशुएंस की वजह से मुझे बताएं स्टॉक कम होगा बढ़ेगा। और तीसरा कॉलम बनेगा बैलेंस का,
जो कि क्लोजिंग होगा। ठीक है जी। अब हमने अकाउंटिंग के अंदर यूनिट्स को तो लेना, लेकिन यूनिट के साथ अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक इस तरह की चीजें आएंगी ना। तो आगे हर कॉलम के 3 सब कॉलम बनते हैं। कितने बनते हैं? हर कॉलम के 3 सब कॉलम बनेंगे। कैसे कैसे? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट रेट, उसके बाद टोटल आ जाएगा। इधर भी यही काम होगा, इधर भी यही काम होगा, और इधर भी यही काम होगा, इधर भी और इधर भी। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, 3 सब कॉलम बनते हैं। एक बनेगा यूनिट्स का, एक बनेगा पर यूनिट कॉस्ट जिसे पर यूनिट रेट कहते हैं, और तीसरा बन जाएगा बैलेंस का। किसका? अमाउंट का। ओके बच्चों, ओके है। फॉर एग्जांपल जी, जिस तरह मैंने इधर कहा था 1300 यूनिट्स हैं, रुपीस कितने हैं बच्चों? 10। इधर कितना आ जाएगा? समझ गए? इधर भी यही 3 कॉलम, इधर भी और इधर भी। अब आओ जरा देखते हैं। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, ये हैं जी परचेजेस। क्या है? अभी जिधर तक मैंने कहना है उधर तक देखना है। ये आपने बनाना बनूना नहीं है, बस आपको ऐसे कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करवाना है बस एक दफा। परचेजेस या रिसीट देखा होगा तो कुछ ना जहन में चीजें रह जाती हैं, वरना फिर रट्टा लगता है। क्वांटिटी का मतलब यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ये एक कॉलम हो गया। क्या हो गया बच्चों? एक कॉलम। ये हो गया किसका? परचेजेस का या रिसीट का। अगला आ गया बच्चों इशुएंस का। किसका बच्चों? क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट, और क्या बच्चों? ये आपको रेड लाइन नजर आ रही है बड़े वाली, ये 3 कॉलम इसके। अभी अमाउंट्स ना देखना, मेरे साथ रहना। अगला आ गया बच्चों किसका? बैलेंस का। किसका? क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और। अच्छा, अब मेरी बात तवज्जो से सुनना। ये कॉलम आपको बताता है कि आपका परचेज की कॉस्ट कितनी है। ये वाला कॉलम आपको अमाउंट, ये जो आ रही है, ये आपको बताएगा क्या? बोलो, आपकी परचेजेस कितनी है टोटल।